नमस्कार, हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित। नवरात्र चल रहा है। पूरे देश में इस वक्त आस्था का माहौल बना हुआ है। पूजा हो रही है, आरती हो रही है। और खास तौर पर जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो सज धज कर पंडाल में जाती हैं और वहां पर आस्था के इस पर्व में डुबकी लगाती हैं। लेकिन एक तरफ जो है वो आस्था है, दूसरी तरफ कुछ और भी बातें हो रही हैं। और खास तौर पर हम उन पंडालों की बात कर रहे हैं, उन गरबा स्थलों की बात कर रहे हैं जहां पर वर्ग विशेष को लेकर कुछ सख्ती दिखाई गई है, वहां पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। और अ, और भी कुछ बहुत सारी बातें हैं। इस दरमियान क्या होना चाहिए, क्या इस तरह की बातों के पीछे क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, और किस तरह का भाव समाज में संप्रेषित होना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर पीयूष जोशी, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं आप पार्टी के। पीयूष जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। और हमारे थैंक यू सर। साथ में मौजूद हैं आनंद कंधारी जी, जो संयोजक हैं लाडो गरबा अ, ग्रुप के, समूह के। आनंद जी, बहुत स्वागत आपका भी हम करते हैं। नमस्कार। आनंद जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहता हूं, क्योंकि आप एक संयोजक हैं गरबा पंडाल के, और जो लाडो गरबा है उसमें आपने कुछ झांकियां प्रस्तुत की हैं, जिसमें जो देश भर में लव जिहाद के घटनाक्रम हुए हैं, जिसमें एक युवती को सूटकेस में डालकर बंद कर दिया गया था और बाद में वो सामने आया मामला, उसकी भी एक झांकी है। इसके अलावा भी कोई बहुत सारी आपने झांकियां बनाई हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह की झांकियां बनाने का, इस तरह के दृश्य दिखाने का कि पीछे आपका क्या उद्देश्य है, क्या सोच है, क्यों आपने ऐसा किया। आनंद जी। देखिए, सरकार पूरे भारतवर्ष में लव जिहाद के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, फंडिंग बढ़ती जा रही है और हमारी हिंदू बेटियां उसका शिकार हो रही है। तो उसी के आधार पे हमने इस बार हमारे पूरे ग्रुप ने एक विचार किया कि बच्चियों को कैसे समझाया जाए, कैसे प्रदर्शित किया जाए, कैसे बताया जाए कि लव जिहाद क्या होता है, कैसे फंसाया जाता है और कैसे शोषण होता है, और उसके आधार पर शोषण होने के बाद में उसकी कैसे हत्या हो जाती है हिंदू बच्ची की। तो जी। हमारा उद्देश्य ये था कि इस प्रदर्शन के साथ में हम इसको बताया जाए हिंदू बच्ची को, कि प्रदर्शन में ये लगाया जाए, दिखाया जाए। ये हमारा उद्देश्य था। जी। आनंद जी, क्या वहां गरबा भी हो रहा है, आपका गरबा पंडाल भी है? हाँ जी, हाँ, रोज रात को जैसे गरबा होते हैं वैसे गरबे डेली हो रहे हैं, और गरबे में जितनी महिलाएं आती है, बच्चियां आती है, हिंदू बच्चियां आती है, वो सभी जने उस प्रदर्शनी को देखने स्पेशल जाती है, देखने के लिए। और उनको सीख भी मिल रही है कि हाँ, ये सब चीजें गलत हो रही है और जी। नहीं होना चाहिए। हिंदू बच्चे क्यों शिकार होती है, हिंदू ही बच्चे क्यों हैं। जी। कुछ गरबा पंडाल में आनंद जी ये भी लिख दिया गया है कि मुस्लिम या वर्ग विशेष के लोग जो हैं वो अलाउ नहीं है, कि आपके यहाँ पर ऐसी पाबंदियां आपने लगाई? तो हमारे वॉलंटियर लगे हुए हैं। हमारा हिंदू त्योहार है, और हमको माता की आराधना करना है, माता की भक्ति में लीन होना है। तो हमको उनसे क्या लेना देना, और उनको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं। पहली बात तो उनका त्योहार थोड़ी ना है, जी। नहीं आना चाहिए उनको यहाँ पर। जी। चलिए आनंद जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जो अमूमन आम आदमी के जहन में भी आता है कई बार। क्या आपको लगता है कि ये जो आप, चूंकि आपका उद्देश्य ये है कि जो हिंदू बच्चियां हैं वो दिग्भ्रमित ना हो, वो जिस ढंग से घटनाक्रम देश में हुए वो उसका शिकार ना हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे जो दूरियां बढ़ती हैं, इससे और शायद तनाव बढ़ता है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है? इसको लेकर क्या सोचते हैं? दूरियां और तनाव एक साइड हो गई, हमारे हिंदू बच्चियों को बचाना एक अलग क्या साइड हो आपका गई। उद्देश्य है हमारा क्या? सबसे हमारा उद्देश्य, हमारा मोटिव ये है कि हमको हमारी हिंदू बच्ची को बचाना है। दूरियां हो रही है, हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर ठीक है। हमारी बच्ची को बचाना है। ठीक है, लव जिहाद खत्म कर। आपका स्पष्ट मोटो आपने तय किया है कि आप जो है अपना उद्देश्य ये है कि बच्चियों को बचाना। चलिए, डॉक्टर पीयूष जोशी जी, आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि आनंद जी का अपना एक गरबे का एक उद्देश्य है, उसको लेकर एक उद्देश्य के तहत वो काम कर रहे हैं। इसके इसके बाद इंदौर का एक और मसला जो सामने आया कि एक कपड़ा बाजार में ये निर्देश दे दिया गया कि यहाँ पर आप वर्ग विशेष के लोगों को आप काम नहीं देंगे, और जो है उन्हें भी निकाल देंगे। ये भी इस बात सामने आई कि कुछ हम्म। लोगों को निकाल भी दिया गया। क्या आपको लगता है कि उसके पीछे बहुत सारे कारण उन्होंने बताए हैं, कि वहां पर जो छोटी छोटी तंग गलियां हैं, वहां पर सब तरह की बच्चियां आती हैं, फिर वो लोग नंबर ले लेते हैं, फिर नंबर लेकर ऐसे ऐसे कुछ घटनाक्रम भी सामने आए हैं कि उन्होंने उसको मिसयूज किया है, एक वर्ग विशेष के लोगों ने उन महिलाओं के नंबरों का। आप क्या लगते हैं इस ओवरऑल, क्योंकि आप इसको बृहद रूप से सोच बता सकते हैं, क्या आप सोचते हैं इसको कैसे रूप में देखा जाना चाहिए? सबसे पहले तो पंकज भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ में काफी लंबे अंतराल के बाद में वापस स्वागत है। कार्यक्रम में सम्मिलित होकर। और अपनी सबकी प्रतिबद्धताएं रहती हैं। मैं समझ सकता हूं कि
कोई व्यक्ति क्यों इस तरीके का काम करना चाहेगा। राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं, एक तरीके के नैरेटिव जनरेशन का पूरा सिस्टम है। यदि माताएं बहनें इंदौर के सबसे पुराने बाजार में, हेरिटेज मार्केट है शीतला माता बाजार जहाँ की हम बात कर रहे हैं, काफी ज्यादा पुलिस सुरक्षाएं हैं। जी। मेरे ख्याल से पिछले 22 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार जी। है ना। आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है साहब, ट्रिपल चौबल, जितना मानो पार्षद आपका है, महापौर आपका है, सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है, सब जगह तो हिंदू हृदय सम्राटों का शासन। तो अब यदि इतने 22-23 साल के बाद में भी यदि इस प्रकार की गतिविधियां करना पड़े, तो मेरे ख्याल से सरकार नाकारा है कि माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं करवा पा रही है। अब कितनी नाकारा सरकार है इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 5 साल हो गए लव जिहाद कानून को पास हुए मध्य प्रदेश में। जी। पिछले 5 साल में मात्र 283 मामले रजिस्टर किए गए हैं। ठीक है, उसमें से 197 मामले या 187 मामले तो लंबित है। अभी तक उसमें ना कोई व्यक्ति को जेल हुई है, ना किसी को पनिशमेंट हुआ है, और 78 में बरी हो चुके हैं लोग। जी। तो ये तो हमारी सरकार का प्रोसिक्यूशन का रिकॉर्ड है। तो जब यदि प्रोसिक्यूशन का रिकॉर्ड ऐसा रहेगा साहब कि, मतलब देखिए, एक भ्रमित करने की बात अलग है और एक व्यवस्थित तरीके से किसी मुद्दे को उठाने की बात अलग है। जहां तक रही बात उस बाजार की, तो मेरे ख्याल से भारत का संविधान तो सभी को समान रूप से व्यापार करने की, रोजगार पाने की आजादी देता है। आपने कुछ अपना नया अलग संविधान लिख लिया हो विधायक पुत्र जी ने, तो मुझे बताएं, मैं शायद समझने की कोशिश करूंगा कि भाई कोई नया संविधान लिखा गया। जी। तो यदि कोई नया संविधान नहीं लिखा है और यदि देश के संविधान के हिसाब से वो कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, उनका रेंटल एग्रीमेंट ठीक है, यदि दुकान के मालिक को उनको रखने में कोई आपत्ति नहीं है, और यदि वो व्यवस्थित व्यक्ति हैं, तो एक या दो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स की वजह से जहां पे कुछ बदमाशी की होगी, मैं ये नहीं बोलता नहीं की है या की है, हमें नहीं पता साहब की है या नहीं की है, पर वो कानून के अंतर्गत आने का विषय है ना। तो यदि इस तरीके से काम चलेगा सर, तो कैसे चलेगा? मतलब उस व्यापार में जो, देखिए, शीतला माता बाजार या कोई भी हेरिटेज व्यापार किस प्रकार का व्यापार है ना, वो व्यापार है मोस्टली खुदरा व्यापार। तो खुदरा व्यापार की कमर टूटी हुई है ई कॉमर्स की कंपनियों के खतरनाक ऑनस्लॉट से। जी। 20-20, 30-30, 35-35, 40-40% व्यापारी की कमर टूट गई है। ठीक है, व्यापारी ये चाह रहा है, उसकी आपने दुकानें अलग तोड़ दी, आपने बोला कि भाई रोड चोरी करना है, ये सब चीजें करना है, तो आप रोड चोरी करना है, आप व्यापार बढ़ाइए। व्यापार बढ़ाने का तो कोई माध्यम आप बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, व्यापारी जो अपने व्यापार, घटते व्यापार से लगातार परेशान है, उसके व्यापार बढ़ाने की कोई मुहिम पिछले 20 साल से इन्होंने नहीं चलाई। एक मुनव्वर फारूकी को आपने जेल में डाला था, उसको नेशनल हीरो बना दिया, वो बिग बॉस जीत गया। जिस आदमी का स्टैंड अप कोई देखने नहीं जाता था, वो आजकल म्यूजिक वीडियोस कर रहा है, वो म्यूजिक वीडियोस के अलावा मूवीज में एक्टिंग कर रहा है। व्यापार बढ़ाने की बात कीजिए साहब, यात्राएं निकालिए, जिससे व्यापारी का व्यापार बढ़ेगा, तो आपको हीरो बनाएगा, आपको वैसे ही सिर माथे पे बिठाएगा। आप डरा धमका के उससे कब तक काम करवाएं? तो यदि कोई नया संविधान आ गया हो तो मुझे नहीं पता ये, पर जहां तक कोई संविधान है तब तक देखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज है सर, जी। एक अच्छा कोटेशन लिखा था, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। ठीक है ना। ये इन्हीं विधायक पुत्र के द्वारा लिखा गया एक था जी। कि भाई हम याचना नहीं अब रण करेंगे। वो इन्हीं की पार्टी के व्यक्ति थे जो एक घृणित काम करके गए थे। ठीक है ना। अब वो व्यक्ति झूला उखाड़ रहे हैं, तो ना तो याचना है न रण है, बस नकल है, वो भी बेअकल की नकल है। पीयूष जी, तो किस तरीके से काम चलेगा सर? बड़ा बड़ा डिफिकल्ट आप सिनारियो है। आपके सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन पीयूष जी, जो घटनाक्रम सामने आते हैं कई बार, देखिए इंदौर की अगर हम बात करें, एक पार्षद जो है, मुस्लिम पार्षद भी पकड़ाया बाकायदा, उसके खिलाफ दो लोगों ने बोला भी सही कि वो लव जिहाद को लेकर पैसे पैसे दिया करता था। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया है, उसने खुद ने भी स्वीकार कर लिया जी। उसको लेकर। आपको लगता है कि इस तरह के घटनाक्रम जो है वो अम, बड़े रूप में प्रभावित करते हैं, और फिर जो दूसरे लोग होते होते हैं जो इस तरह से प्रभावित, कहीं इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ में घुन पिसता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो कहीं जिम्मेदार है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, है ना जी, आप तक जो लौटता पार्षद बड़े हूँ। जी। जी जी पीयूष बड़े रसूख वाले पार्षद थे, है ना, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ, है ना। और यदि थोड़ा डिटेलिंग में जाएंगे तो आपको मेरे से ज्यादा सारी चीजों की जानकारी हो जाएगी कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है।
पर मेरा ये कहना है कि यदि वो जिम्मेदार हैं और किसी कानून को वो तोड़ रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें पनिश करना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। आप उन्हें बिल्कुल पनिश करिए, उन्हें आप कानून सम्मत सजा दीजिए। जी। नहीं ठहरा सकते ना सर, जी। ये समस्या है और कोई बात नहीं है। यदि उसने अपराध किया है, कड़ी से कड़ी सजा सजा दीजिए। दीजिए। अच्छी यदि बात उसने आप। लॉ ऑफ द लैंड का पालन नहीं किया है, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। जी। पर यदि वो व्यक्ति यदि एक जनरलाइजेशन नहीं कर सकते ना सर, किसी ने चाकू मार दिया मान लेते हैं, तो अब हम पूरे के पूरे समाज पे थोड़ी आरोपित करने लग जाएंगे कि पूरे के पूरे समाज ने ये प्रदर्शन कर दिया। चलिए आनंद भाई जी यदि फिर। मान लेते हैं आज एमवाई अस्पताल में जयस जयस जैसा जी। जयस आंदोलन कर रहा है, जी। ठीक है ना। जी। तो अब जयस आंदोलन कर रहा है तो अब कोई बोल दे भाई किसी तरीके से राजनीतिक मोटिवेटेड आंदोलन है, तो हम पूरे के पूरे समाज पे थोड़ी ना आरोपित जी। उठाएंगे सर। जो लीडर है, बहुत। जो 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 व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है वो करना है। मेन चीज यह है सर, व्यापार बढ़ाने पे काम ध्यान दीजिए, लोगों की जेब में थोड़ा सा पैसा डालने पे ध्यान दीजिए। आपकी सरकार ने ट्रम्प टैरिफ की वजह से, जीएसटी फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन की वजह से आम व्यापारी की कमर तोड़ रखी है। अब उसको नए नए जुमले मत पकड़ाइए, उसकी जेब में दो पैसा डालने का काम कीजिए, अपने आप व्यापार फलेगा फूलेगा, सामाजिक सौहार्द अपने आप बढ़ेगा। चलिए इतना भड़काना है सर। सर, पीयूष जी से बात करते हैं। पीयूष जी, सॉरी, आनंद जी से बात करते हैं। आनंद जी, क्या लगता है आपको, जो सर से बातचीत हुई है, आपको लगता है कि कुछ घटनाक्रम तो बहुत स्पष्ट है, जिन 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 जिनको जिनसे व्यथित होकर आपने ये झांकी भी बनाई है, ये गरबा म्यूजियम से आप बात कर रहे हैं, और आपका बहुत मोटो स्पष्ट भी है कि आपको बच्चियों को बचाना है। लेकिन आपको लगता है कि कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन जो बाकी दीगर लोग हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। मैं वर्ग विशेष की बात कर रहा हूँ। भाई हर व्यक्ति तो लव जिहाद में इन्वॉल्व नहीं होता, इतना तो हम सब समझते हैं, लेकिन इसका भुगतान सबको करना पड़ता है, ऐसा ये आपको लगता है आनंद जी? देखिए, सबसे पहले तो अपन जिस मुद्दे पे जुड़े हैं वो लव जिहाद के मुद्दे पे जुड़े हैं। हमारे भाई साहब आदरणीय पंडित जी नहीं, पीयूष जोशी जी मैंने सवाल सर से वही किया था, इसीलिए इसका उत्तर सबने वो दिया है। कोई विशेष पर आ गए थे वो, तो मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ। वो जी। प्रदेश के प्रवक्ता हैं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का और गली मोहल्ले का कार्यकर्ता हूँ। तो मैं तो सबसे पहला एक सवाल उनसे ये पूछता हूँ कि जी। सब, मैं मान रहा हूँ सभी एक जैसे नहीं होते हैं, मान ली मैंने बात आपकी, पर अधिकतर मोमेडियन समाज के बंदे ही सामने क्यों आते हो? लव जिहाद की बच्चियां जो होती है, जो उसमें बच्चियां क्यों उसके शिकार हो जाती है, उनकी बच्चियों के साथ में ऐसा केस क्यों नहीं होता है? उनकी बच्चियां क्यों नहीं होती है? पीयूष जी, आपसे सवाल किया जा रहा है आनंद जी की तरफ। जी। हाँ हाँ, अरे बढ़िया सवाल किया सर, और धन्यवाद सर, आप लोगों की सबकी कृपा से अब राष्ट्रीय प्रवक्ता बन चुका हूँ राष्ट्रीय आम आदमी प्रवक्ता हो पार्टी गए का। हैं राजन। तो काफी बधाई समय से, आपको। पिछले करीब करीब साल भर से राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय परिषद सदस्य हूँ। जी। जी। पर देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि क्यों लव जिहाद है। तो डेटा जो है मैंने आपके सामने रखा है सर। 283 केसेस मध्य प्रदेश की सरकार ने 5 साल में रजिस्टर किए, जी। मात्र। तो 283 में से भी आधे से ज्यादा में वो बरी हो चुके हैं, जिसमें कहीं से कहीं तक किसी का संलिप्तता नहीं पाई गई। बाकी जो मेजॉरिटी केसेस है उसमें प्रकरण लंबित है। तो एक फास्ट ट्रैक कोड बनाई है। जो भी व्यक्ति यदि मानते हैं कि भाई बहकाने का काम करता है, नाबालिग बच्ची को बहकाने का काम करता है, फोर्सफुल किसी भी प्रकार का काम करता है, तो महिला अपराध के तहत, और आपके पास अब एक लव जिहाद कानून भी है, उसके तहत आप उसको पनिश कीजिए, उसको सजा दीजिए, त्वरित सजा दीजिए। पर लगातार समाज में ये जो भटकाव पैदा करने का है ना, ये अपनी विफलताएं छुपाने का माध्यम बन चुका है सर। जैसे प्रधानमंत्री जी भी क्या करते हैं ना, हम जब भी बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी कब वो वाली बातें करना शुरू कर देते हैं, कब राष्ट्रवाद की, कब हिंदू मुसलमान की बात करना शुरू कर देते हैं, जब वो इंटरनेशनली गिर चुके होते हैं। तो खुशहाल समाज का निर्माण कैसे होगा ना भाई साहब, मैं आपसे आनंद जी एक चीज बिल्कुल सिंपल पूछना चाहता हूँ। अपनी जेब में दो पैसा होगा, यदि हम संपन्न रहेंगे, यदि हमारी व्यवस्थित व्यापार चलेगा, तो खुशहाल समाज का निर्माण होगा ना। सब चीजें अपनी जगह जरूरी है, कानून व्यवस्था अपनी जगह जरूरी है, अपने धर्मों का पालन अपनी जगह जरूरी है। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ प्रभु। पर मेरा यह कहना है कि ये सब काम करने के साथ में भी बाकी चीजों पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना, कि बस इसी चीज पे ध्यान दें। 30-40% व्यापार कम हो गया है सर। अब आप उसमें से और निकाल देंगे कि भाई तुम व्यापार नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, तो क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? तो हम हमारे देश में किसी को दोयम दर्जे का नागरिक नहीं बना सकते सर, ये देश के लिए घातक है। कारण बताता हूँ। क्योंकि क्या होता है, जब कोई दोयम दर्जे का नागरिक होता है तो दोयम दर्जे के नागरिक के मन के अंदर क्लेश पूरे समय उभरता उल्टाएं रहता है। उल्टाएं पैदा और होते हैं। वो जो है वो टेररिज्म के लिए फर्टाइल ग्राउंड का काम करता है। तो हमें उनको मुख्य धारा में लाना है। वो भारतीय लोग हैं, ठीक है, वो अलग धर्म का पालन करते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जो भी हो, सब भारतीय हैं, सब लोग भारतीय हैं, सबको भारतीय महसूस होना चाहिए।
उन्हें लगना चाहिए कि मेरे पास भी वही अधिकार है संविधान सम्मत जैसा किसी और के पास में है, चाहे वो जाति हो चाहे धर्म हो। आर्टिकल 15 हमें ये सुनिश्चित करवाता है चीज। समझाएं, आक्रोश तो में ना आर्टिकल बदलें। 15 का पालन करिए। जी। हाँ, आर्टिकल 15 का पालन करिए। हर व्यक्ति को अपनी चीज का, अपना व्यापार करने का अधिकार है। यदि वो व्यापार करते हुए कोई नियम तोड़ रहा है, यदि उसका रेंटल एग्रीमेंट ठीक नहीं है, तो उसे आप आप इसकी निकाल। दुकान बिल्कुल खाली कराइए, हम आपके साथ हैं। पर यदि वो कानून सम्मत तरीके से अपना व्यापार कर रहा है तो उसकी रोजी रोटी छीनेंगे तो ये तो अच्छा नहीं है ना। आनंद जी कुछ बहुत कहना सीधी चाह सी रहे हैं? बात है जी बाकी। जी। जी जी। जी, आनंद जी बोलिए। जहाँ तक व्यापार और व्यवसाय की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला तो एक क्वेश्चन मैं करूंगा कि पहले डॉक्टरों की फीस 200 रुपये हुआ करती थी, आज 2000 रुपये फीस है। अरे नहीं नहीं, उससे पहला उससे व्यापारी। उससे वो हम बहुत अलग हो जाएंगे। देखिए, अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं जी। कई बार क्या होता है, चूंकि समय में रहता है। बोलिए बोलिए। आप बताते हैं कि कपड़ा मार्केट एक हेरिटेज मार्केट है, मानता हूँ, वहां से महिलाएं जाती है, ठीक है, वो भी मानता हूँ। प्लस एकलव्य जी ने जो बात बोली है वहां पर मुस्लिम कार्यकर्ताओं को, आज वहाँ जो वहां पर बंदे काम कर रहे हैं उन लोगों को हटाने की, ऐसा नहीं बोला कि पूरा मार्केट खाली कर दो। ये ये बोला गया है कि वहां पर जो भी इस टाइप के छिछोरे लड़के हैं, मुस्लिम लड़के हैं जो इस टाइप में लिप्त हैं, लव जिहाद में लिप्त हैं, उनको चिन्हित करके मार्केट से हटाया जाए। ऐसा नहीं बोला है कि सभी को हटा दो। अब वो तो होता है ना कि एक मछली जब खराब हो जाती है पूरे समुद्र में तो सभी मछलियों को बदनाम किया जाता है। तो वो कहना उनका नहीं है, उनका कहना सिर्फ इतना ही है कि जो भी बहुत इस अच्छी बात आप कर रहे हैं। समुद्र में वेरी गुड। लेक है उसको हटाया जाए, वहां से चिन्हित किया जाए। उनका शब्द सबसे पहला एक था, चिन्हित किया चिन्हित जाए। किया जाए। दूसरी बात आती दूसरी बात आती है व्यापार व्यवसाय की। तो पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पहले की 2014 के पहले की सरकार के आप खुद देखें डॉक्टर साहब, और अभी के जो 2025 का साल चल रहा है, इसमें आप देखिए कि भारत की ग्रोथ कहाँ से कहाँ गई है और क्या चल रहा है भारत में। आप खुद देख सकते हैं, संक्षिप्त में खुद ही समझ सकते हैं आप। हाँ जी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही, और फिर मुझे लगता है इसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए कि उन्होंने ये कहा है कि चिन्हित किया जाए। ये तय किया जाए कि ऐसे कौन से लोग हैं। अब ये अलग मसला है कि मापदंड क्या होगा, कैसे चिन्हित किया जाएगा, ये एक अलग मसला हो जाता है। लेकिन चिन्हित किया जाए, उसका सबके लिए नहीं कहा है। हम्म, जी। उसका मापदंड भी देखिए। तैयार हो चुका है। जी। प्रत्येक दुकानदार से, व्यापारी से चिन्हित कर कर उसका मापदंड भी तैयार हो चुका है। जरूर उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और जी। वो जो जो भी लड़के उसमें लव जिहाद में जो कुछ चाल चल रहे हैं वो सब बाहर होंगे, और जरूर होंगे वो। चलिए, ये अच्छी पहल समझ सकते हैं। पीयूष जी, आपको आप सहमत है इस चिन्हित वाले शब्द से? देखिए, चिन्हित करने का मैकेनिज्म है। चिन्हित करने का मैकेनिज्म किसी राजनेता के हाथ में नहीं होता, किसी दुकानदार के हाथ में नहीं होता। एक कानून व्यवस्था है जो 25 साल से आपकी सरकार चला रही है। यदि 25 साल से आपकी सरकार अकर्मण्य है चिन्हित करने के लिए छिछोरे लोगों को, तो आपकी सरकार काम क्या कर रही है? रेजिग्नेशन क्यों नहीं देती? त्यागपत्र क्यों नहीं देती? आपका होम मिनिस्टर त्यागपत्र क्यों नहीं देता यदि वो चिन्हित करने में सक्षम नहीं है तो? यदि छिछोरे लड़कों को आज भी माताएं बहनें आपकी इतने समय की तीन तीन इंजन चार इंजन की सरकार के बाद में चिन्हित करने में सक्षम नहीं है, तो सरकारें कर क्या रही हैं? झक मार रही हैं। देखिए, एकलव्य एकलव्य जी को मेरा एक सिंपल सा संदेश है। आप जी। एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, व्यवस्थित काम करते हैं, जी। अच्छा काम करिए, सब व्यापार बढ़ाइए। आप देखिए, आप हीरो बन जाएंगे इस क्षेत्र के। ऑलरेडी आप एक पॉपुलर परिवार से हैं, जैसे लखन दादा। लखन दादा की जब कभी भी बात होती है तो उनका सबसे अच्छा कार्यकाल रहा स्कूली शिक्षा मंत्री के रूप। बिल्कुल। शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है अब हम सब देख सकते हैं। तो वो हीरो बने थे। क्यों हीरो बने थे? उन्होंने छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को कॉपी किताबें और सारी व्यवस्थाएं करने का काम किया था। जी। ये काम यदि हम चालू करेंगे ना सर, तो एक बहुत मजबूत राष्ट्र की नींव का अच्छी बात निर्माण है। होगा। और वो हमें करना है। चलिए। तो जब तक हम वो नहीं कर पाएंगे ना सर, हम कहीं ना कहीं कष्ट पाते रहेंगे, और धर्म की आड़ में छुप कर हम हमारे कुकर में छुपाते रहेंगे। जी। वो नहीं चलेगा सर। मैं भी ब्राह्मण हूँ, सारे उस परिवार से आता हूँ जहाँ सुबह से लेकर शाम तक पूजा ही होती है। आप सब चीज समझते हैं, आप स्वयं दीक्षित हैं। पर बात वो नहीं है सर। बात हो रही है कि हिंदुस्तानी कौन है, हिंदुस्तानी होने के मौलिक अधिकार क्या है, और हिंदुस्तान, यदि हम भारतीय हैं तो हम भारतीय के रूप में कौन से संविधान का पालन करेंगे? उस संविधान का पालन करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुत्र बता रहे हैं, या उस संविधान का पालन करेंगे जो बाबा साहेब भीमराव संविधान अम्बेडकर बना। हमें बता के गए हैं? चलिए, बहुत संक्षेप में आनंद जी, क्योंकि समय कम है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं आनंद जी? अभी भाई साहब बोल रहे थे हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी सभी हैं, सभी हिंदुस्तानी हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि क्यों वर्ग विशेष के लोग भारत माता की जय नहीं बोलते हैं? अगर वो हिंदुस्तानी है तो भारत माता की जय बोलना चाहिए उनको। नहीं, वो गलत, छोटा सा शब्द है। मुझे लगता है पीयूष जी भी इससे सहमत होंगे, जो गलत है वो गलत है।
वहां उसके जो लिए गलत है वो कानून है, गलत है सर। भारत वो माता गलत की है। जय बोलना चाहिए, जय हिंद बोलना चाहिए आपको। जो भी हमारे मन के भाव है वो बोलना चाहिए, उसमें कोई समस्या तो है ही नहीं। वो तो जो, यदि भाई जो देशद्रोही है उसको तो पनिश करो ना, उसके लिए कोई मना है ही नहीं। पर जो देशभक्त है, क्योंकि देखिए एपीजे अब्दुल कलाम को इसलिए हम थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई एपीजे वो अब्दुल कलाम या अब्दुल हमीद, ढेर सारे एग्जाम्पल्स है सर, राष्ट्र को मजबूत करने का काम किया है। और इसी तरीके से राष्ट्र मजबूत होता है। ठीक है, देखिए मैं एक सी बात कहना चाहूंगा। कबीरदास जी का एक बहुत दोहा मुझे याद आता है, मेरा फेवरेट भी है, कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, है ना। तो हमें इस देश की नींव का निर्माण करना है, हमें किसी को पीसना नहीं है अनर्थक। मजबूती दीजिए, एक कदम आप चलेंगे, विश्वास मानिए, भारतवर्ष बहुत आगे जाएगा। इकोनॉमिक्स पे डिबेट ड्यू रही सर। बिल्कुल। इकोनॉमिक्स पे आनंद जी, अपन एक बार मोदी जी के शासन में क्या हो रहा है अपन बैठ के बात करते हैं, चाय पीते हैं और एक अच्छी डिबेट करेंगे सर पीयूष जी, उसके आनंद जी, आपसे ऊपर। बातचीत हुई और बहुत अच्छी बात ये रही कि आनंद जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जो गलत है वो गलत है, लेकिन जो गलत है उसके पक्ष में खड़ा होना, उसके पक्ष में होना चाहिए, जो सही है उसके पक्ष में खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों का। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में। नमस्कार।